होशिनो अब काइजू नंबर 10 से कहने लगता है कि मुझे खुशी हुई कि तुम जाग गए। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें काफी ज्यादा अच्छी नींद आई होगी। जिस सब के चलते हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है और तभी हम लोग देखते कि किकोनो भागते हुए होशिनो के पास आने लगती है जहाँ पर वो ट्रेनिंग कर रहा था और होशिनो उससे इस तरह से भागते हुए आने की वजह पूछने लगता है और तभी कुनोमी उसे बताने लगती कि काइजू नंबर 10 जाग चुका है। ऐसी हालत में भी उसके पास कॉन्शियसनेस की एबिलिटी है और कुनोमी होशिनो को बताने लगती कि काइजू नंबर 10 सिर्फ उसी से बात करना चाहता है। और ये बात सुनने के साथ ही होशिनो काफी ज्यादा चौंक जाता है और कमांड सेंटर के अंदर भी सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे क्योंकि इस हालत में होने के बावजूद भी काइजू नंबर 10 का लेवल 5.7 था। लेकिन काइजू नंबर 10 अपने आप को हील नहीं कर सकता क्योंकि उसका कोर डैमेज है। और तभी दरवाजा खुलता है और होशिनो भी अंदर आ जाता है और उसके पास अपनी कटाना भी थी। होशिनो काइजू नंबर 10 से पूछने लगता है कि आखिर तुम्हें ऐसी नींद के बाद कैसा महसूस हो रहा है। और कुछ देर तक होशिनो को घूरने के साथ ही काइजू नंबर 10 काफी जोरों से चिल्लाने लगता है। लेकिन उसके चिल्लाने के बावजूद भी होशिनो को उससे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसके चिल्लाने का प्रेशर बाकी के स्टाफ के लोगों तक पहुंच जाता है और उन लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि इस हालत में होने के बावजूद भी काइजू नंबर 10 ऐसा कैसे कर पा रहा है। और बाकी लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि होशिनो ने इससे हैंड टू हैंड फाइट करी थी। जिसके चलते होशिनो काइजू नंबर 10 से कहने लगता है कि अगली बार अगर तुमने ऐसी हरकत करी तो मैं तुम्हें यहीं पर काट दूंगा। और होशिनो की ये बात सुनने के साथ ही काइजू नंबर 10 काफी जोर जोर से हंसने लगता है और काइजू नंबर 10 बताने लगता है कि मुझे मालूम है कि तुम बाकी लोगों की तरह नहीं हो। अगर मुझे मौका मिला होता तो मैं तुम्हें खा लेता। और कुनोमी होशिनो को काइजू नंबर 10 के बारे में वार्न करने लगती है क्योंकि इन लोगों को काइजू नंबर 10 के बारे में ज्यादा कुछ नहीं मालूम था। और होशिनो समय ना बर्बाद करते हुए काइजू नंबर 10 को काइजू नंबर 9 की फोटो दिखाने लगता है और होशिनो उससे पूछने लगता है कि क्या तुम इसे जानते हो। और काइजू नंबर 10 उसकी फोटो को जरा सा गौर से देखने के साथ ही कहने लगता है कि हाँ वो इसे जानता है, ये वही काइजू है जिसने उसे बनाया था। और ये बात सुनने के साथ ही सभी मेंबर्स वहाँ पर चौंक जाते हैं और तभी काइजू नंबर 10 होशिनो के सामने एक कंडीशन रखता है कि इन लोगों ने उसे जाने दिया और होशिनो ने उससे फाइट करी तो वो काइजू नंबर 10 का पता जरूर बताएगा। लेकिन होशिनो उसकी ये बात नहीं मानता क्योंकि काइजू नंबर 10 का कोर ही डैमेज है और वो उससे फाइट कैसे कर पाएगा। जिसके चलते काइजू नंबर 10 कहने लगता है कि मुझे मालूम था कि तुम मुझे इसी तरह का जवाब दोगे। मैंने डिफेंस फोर्स की एक टेक्नोलॉजी के बारे में सुना है जो कि बॉडी को वेपनाइज करती है और अगर तुम मुझे वेपनाइज कर दो और मुझे अपनी बॉडी दे दो तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। और इतना कहने के साथ ही काइजू नंबर 10 अपने कोर एरिया के अंदर से 2 बड़े हेड निकालता है और अचानक से वो अपने मेगा फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और काइजू नंबर 10 की बात सुनने के साथ ही वहाँ पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो अपने आप को वेपनाइज करवाना चाहता था। कोनोमी होशिनो को बताने लगती कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमने किसी काइजू को मारे बिना उसे वेपनाइज किया हो और इस चीज के आफ्टर इफेक्ट के बारे में उसे भी नहीं मालूम कि अगर किसी जिंदा काइजू को वेपनाइज किया जाता है तो आखिर उसके साथ क्या होता है। और अचानक से काइजू नंबर 10 के रीजनरेट किए हुए हैंड्स पिघलने लगते हैं और काइजू नंबर 10 उसे बताने लगता है कि उसके साथ उसकी फाइट काफी ज्यादा मजेदार थी। लेकिन होशिनो बताने लगता है कि उसे काइजू नंबर 10 से फाइट कर कर बिल्कुल भी मजा नहीं आया। और तभी काइजू नंबर 10 कहने लगता है कि तुम काफी ज्यादा झूठ बोल रहे हो क्योंकि मैंने तुमसे फाइट करी थी और मुझे मालूम है कि तुम्हें मुझसे फाइट करने में मजा आ रहा था या फिर नहीं। और होशिनो भी उसकी बात सुनने के साथ ही चौंक जाता है क्योंकि वो भी उस फाइट को एंजॉय कर रहा था। होशिनो और काइजू नंबर 10 दोनों ही एक जैसे हैं। लड़ाई के दौरान कितना भी ज्यादा खून खराबा हो जाए इन लोगों को मतलब नहीं। और काइजू नंबर 10 की बात सुनने के साथ ही बाकी के सभी लोग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं जिसके चलते होशिनो काइजू नंबर 10 से उसकी कंडीशन के लिए जरा सा समय मांगने लगता है। और दरवाजे के बाहर आने के साथ ही वो कोनोमी से पूछने लगते हैं कि आखिर काइजू नंबर 10 के साथ प्रॉब्लम क्या है, आखिर वो इस तरह से पेश क्यों आ रहा है। क्योंकि उस लड़ाई के दौरान मैंने फील किया था मैं तो मरने ही वाला हूँ और अगर हमने उसे वेपनाइज कर भी दिया तो मैं उसे जरा भी नहीं पहनना चाहूंगा। और कोनोमी इस बात की पूरी तरह से खिलाफ थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि काइजू नंबर 10 उसे अपना एक वेसल बना ले। और होशिनो कहने लगता है कि काइजू नंबर 10 के पास ही काइजू नंबर 9 की जरा सी इन्फॉर्मेशन है और हमें कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ेगा। जिसके चलते वो एक सांस भरते हुए मीना को कॉल लगाने लगता है और होशिनो मीना से कहने लगता है कि वो काइजू नंबर 10 की बातों से एग्री करता है और वो हेडक्वार्टर जाकर रिक्वेस्ट करे कि वो लोग काइजू नंबर 10 को वेपनाइज कर सके। जिसके चलते होशिनो काइजू नंबर 10 के पास जाने के साथ ही उसकी डील को एक्सेप्ट कर लेता है और होशिनो काइजू नंबर 10 से कहने लगता है कि इससे पहले मैं सारी चीजें क्लियर कर देता हूँ, तुम्हें वेपनाइज करने के बाद मैं ही तुम्हारी बॉडी को कंट्रोल करूंगा, ना कि तुम अपनी बॉडी को कंट्रोल कर पाओगे। और होशिनो की बात सुनने के साथ ही काइजू नंबर 10 काफी ज्यादा हंसने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि हेडक्वार्टर के अंदर 3rd डिवीजन की ही बातें चल रही थी क्योंकि ये काफी लंबे समय बाद 3rd डिवीजन हेडक्वार्टर के अंदर आने वाली थी। साथ ही हेडक्वार्टर के अंदर ये भी बात चल रही थी कि 3rd डिवीजन को काइजू नंबर 10 से काइजू नंबर 9 के बारे में एक इन्फॉर्मेशन मिली है। लेकिन ये चीज तो इन लोगों के लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि उन्हें एक जिंदा काइजू को वेपनाइज करना था और ट्रेनिंग के दौरान काफका और किकोरू को भी मालूम चलता है कि यहाँ पर 3rd डिवीजन आने वाला है।
जिसके चलते काफका को होशिनो के बारे में काफी ज्यादा दुख होने लगता है। काफका सोचने लगता है कि काश मैं उन्हें अपने बारे में सब कुछ पहले ही बता देता। और इजी किकोरो से पूछने लगता है कि आखिर नारुमी कहाँ पर है, और किकोरो उसे बताने लगती कि मैंने उन्हें कुछ सोल्जर्स के साथ देखा था। जिस पर इजी कहने लगता है कि ये तो जरा भी अच्छी बात नहीं है। और काफका उससे पूछने लगता है कि आखिर क्या हुआ। जिस पर इजी काफका को बताने लगता है कि 3rd डिवीजन और 1st डिवीजन दोनों को ही लगता है कि टोक्यो उनका मेन ब्रांच है। और इसी चीज के चलते दोनों ही टीम्स के अंदर फाइट होती रहती है कि आखिर दोनों की मेन ब्रांच कौन सी है। इजी को चिंता हो रही थी कि कहीं ये दोनों डिवीजन से एक दूसरे से लड़ने के साथ ही खुद को खत्म न कर ले, क्योंकि इन लोगों की लड़ाई किसी कुत्ते बिल्ली की लड़ाई से कम नहीं है। और अगले सीन के अंदर हमें 3rd और 1st डिवीजन के प्लेटून लीडर्स को दिखाया जाता है, और वो दोनों ही एक दूसरे के सामने किसी गैंगस्टर्स की तरह खड़े हुए थे। और तभी नारुमी एक पेपर को अपने मुंह के अंदर सिगार की तरह घुमाने लगता है। और नारुमी होशिनो से पूछने लगता है कि आखिर किसने तुम्हें मेरी जमीन पर पैर रखने का अधिकार दिया। और होशिनो एक प्यारा सा चेहरा बनाते हुए कहने लगता है कि मैं काफी ज्यादा किस्मत वाला हूँ, क्योंकि 1st डिवीजन के कैप्टन नारुमी मुझे यहाँ पर रिसीव करने आए हैं। और जब बात आती है उसके यहाँ पर आने की, तो हेडक्वार्टर ने उसे खुद यहाँ पर बुलाया है। और नारुमी उससे कहने लगता है कि यहाँ के 2 रूल है, यहाँ पर कोई भी अपने बालों में कटोरा कट करवा कर नहीं आ सकता, और दूसरी चीज ये कि यहाँ पर लोमड़ी जैसी आंखों वालों का आना मना है। और होशिनो के अंदर तो ये दोनों क्वालिटीज है, और इसी वजह से होशिनो को यहाँ पर नहीं आना चाहिए। और होशिनो अब नारुमी से कहने लगता है कि लगता है तुम काफी पुराने रिकॉर्ड्स को लेकर काफी ज्यादा चिढ़े हुए हो। छोटे काइजूस को मारने का रिकॉर्ड नारुमी को नहीं मिल पाया, बल्कि वो होशिनो को मिला था। और ये बात सुनने के साथ ही नारुमी को काफी ज्यादा झटका लगता है, और साथ ही ये बात सुनने के साथ ही नारुमी की टीम को भी काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। और वो बताने लगते हैं कि पिछले महीने के सुगिनामी स्कोर को भी अभी तक सेटल नहीं किया गया, तो आखिर 3rd डिवीजन की हिम्मत कैसे हुई उनके एरिया के अंदर आकर काइजूस को मारने की। जिसके चलते अब ये दोनों ही डिवीजन से एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। और तभी नारुमी कहने लगता है कि भले ही मैंने छोटे काइजूस को नहीं मारा हो, लेकिन मेरे पास बाकी के सभी रिवॉर्ड जरूर मौजूद है। और तभी होशिनो नारुमी को एक बात याद दिलाता है, लॉन्ग डिस्टेंस का रिकॉर्ड तो कैप्टन नीना के पास था। और होशिनो की ये बात सुनने के साथ ही नारुमी नीचे गिर जाता है, जिसके चलते नारुमी गुस्से में आकर उसे यहाँ से जाने को कहने लगता है। और तभी नारुमी को सर पे कोई जोर से मारता है, और हम लोग देख पाते कि ये इजी ने किया था। इजी अब नारुमी से कहने लगता है कि तुमने बहुत कुछ कह दिया। और सभी डिविजन्स के मेंबर भी इजी को देखने के साथ ही एकदम सीधे खड़े हो जाते हैं, जिसके चलते इजी और होशिनो भी अपनी मीटिंग के अंदर जाने लगते हैं। जिसके चलते अब हमें कॉन्फ्रेंस मीटिंग हॉल दिखाया जाता है। इस जगह पर सभी कमांडर्स और सब कमांडर्स बैठे हुए थे, जिसके चलते हम लोगों को नारुमी दिखाया जाता है, जो कि काफी आराम से बैठा हुआ था। नारुमी कुछ इस तरह से एक्ट कर रहा था जैसे कि मीटिंग में आकर वो काफी ज्यादा दुखी है, और नारुमी के ऐसी एटीट्यूड की वजह से उसे कोई टोक देता है। और इसी चीज से चलते ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आखिर आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा है कमेंट बॉक्स के अंदर बताना मत भूलना। साथ ही इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और आखिर में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो अब मिलते हैं इसी टाइप के और किसी अमेजिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एवरीवन।